आदर्शवाद भाग दो। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पूर्व के अंक में हमने आदर्शवाद के अर्थ एवं परिभाषाओं के साथ आदर्शवाद की मूल विशेषताओं और आलोचनाओं का अध्ययन किया। अब हम इस अंक में आदर्शवाद के दो रूप, जिन्हें उग्र आदर्शवाद और उदार आदर्शवाद कहा जाता है, या जिन्हें जर्मन आदर्शवाद अथवा ब्रिटिश आदर्शवाद कहा जाता है, की समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करेंगे। अर्थात दोनों आदर्शवादी विचारधारा तो हैं ही। आदर्शवाद के दो रूप हैं, अर्थात उग्र आदर्शवाद, जिसे जर्मन आदर्शवाद कहा जाता है, और उदार आदर्शवाद जो ग्रीन ने दिया है उसे ब्रिटिश उदारवाद कहा जाता है। दोनों दोनों ब्रिटिश आदर्शवाद कहा जाता है। इन दोनों आदर्शवादी रूपों में क्या समानता और क्या अंतर है। संपूर्ण आदर्शवाद स्वयं में एक विचारधारा है, किंतु इस विचारधारा से संबंधित सिद्धांतों एवं धारणाओं की व्याख्या के बारे में विभिन्न प्रत्ययवादी विद्वानों में मतभेद है। अतः इस संपूर्ण विचारधारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उग्र आदर्शवाद, जिसे शुद्ध या पूर्ण आदर्शवाद भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक हीगल हैं। और दूसरी विचारधारा उदार आदर्शवाद, जिसे सापेक्ष आदर्शवाद भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश जर्मन प्रत्ययवादी विचारक उग्र आदर्शवाद के समर्थक हैं। अतः उग्र आदर्शवाद को जर्मन आदर्शवाद भी कहा जाता है। किंतु इमैनुअल कांट जर्मन आदर्शवादी होकर भी उदार आदर्शवाद के समर्थक हैं, और अधिकांश ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक उदार प्रत्ययवाद के समर्थक हैं। अतः उदार प्रत्ययवाद को ब्रिटिश प्रत्ययवाद कहने की परंपरा है। किंतु बोसांके ब्रिटिश उदारवादी होते हुए भी उग्र आदर्शवाद अर्थात जर्मन आदर्शवाद के समर्थक हैं। उग्र आदर्शवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप जर्मन विचारक हीगल के चिंतन में प्रकट हुआ, और उदार आदर्शवाद का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रिटिश विचारक टी.एच. ग्रीन के दर्शन में अभिव्यक्त हुआ। अतः व्यवहार में हीगल व ग्रीन को ही क्रम से उग्र आदर्शवाद व उदार आदर्शवाद का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम उग्र आदर्शवाद और उदार आदर्शवाद का अध्ययन अगले अंक में करेंगे, लेकिन इनकी हल्का सा परिचय के साथ इनकी समानताएं और असमानताओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की समझ के लिए बता दूं कि उग्र आदर्शवाद वह आदर्शवाद है जो राज्य को सर्वेसर्वा मानता है। सब कुछ राज्य है और किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देता है। व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का पालन करने में निहित है। अर्थात व्यक्ति जो राज्य आदेश देते उसका पालन करे, चाहे वह आदेश कैसे ही हो। इसलिए इस विचारधारा को उग्र आदर्शवादी विचारधारा कहा जाता है कि यह राज्य कोई भी आदेश दे, जैसे भी उसकी इच्छा हो कि व्यक्तियों से ये काम करवाना है, तो व्यक्तियों को ये सोच के कर लेना चाहिए इन आदेशों का पालन कि हमें अधिकार, सच्ची स्वतंत्रता या हमारा हित इसी में निहित है। क्योंकि ये राज्य को नैतिक और प्राकृतिक संस्था मानते, तो उग्र आदर्शवादी भी राज्य को विश्वात्मा का रूप अर्थात हीगल का एक वाक्य है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। अर्थात राज्य स्वयं ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर आया है। जिस प्रकार हम ईश्वर के हर आदेश को, अच्छा या बुरा, उसको सभी को ईश्वर की इच्छा मानते हुए सही मान लेते हैं, उसी प्रकार राज्य के आदेशों का पालन भी हमें इसी प्रकार
कर लेना चाहिए। तो इसलिए इस विचारधारा को उग्र आदर्शवादी विचारधारा कहा जाता है, और ये जर्मन विचारक हीगल इसके समर्थक थे। तो इसलिए इसे हीगल या जर्मन आदर्शवाद या हीगलवादी आदर्शवाद भी कहा जाता है। दूसरी जो विचारधारा है वह उदार आदर्शवाद है, जिसके प्रतिपादक ब्रिटिश विचारक थॉमस एल ग्रीन अर्थात टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। वह भी राज्य को नैतिक मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं, लेकिन वो भी यही मानते हैं कि राज्य का सदस्य व्यक्ति इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के नैतिक जीवन व्यतीत करने के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं जिन्हें राज्य हटाता है। लेकिन उन्हें उदार आदर्शवादी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आदर्शवादी तो हैं, अर्थात राज्य को तो नैतिक मानते हैं, किंतु अन्य सभी बातों में वो उदारवाद के नज़दीक हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा है। अर्थात यदि राज्य नैतिक जीवन व्यतीत करने में व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो वो ग्रीन व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार भी देते हैं, जबकि हीगल किसी भी परिस्थिति में राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देते। इस प्रकार इस संक्षिप्त विवरण के साथ हम उग्र आदर्शवाद और उदार आदर्शवाद की समानताएं और फिर इसकी असमानताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समानताओं में सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय है। क्योंकि आदर्शवादी विचारक हैं इसलिए दोनों में समानता ये है कि दोनों ही सृष्टि के मूल तत्व पदार्थ को न मान के किसको मानते हैं? चेतना को, प्रत्यय को, कल्पना को, आदर्श को। संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत तत्व प्रत्यय है, अर्थात विचार है, और प्रत्यय से ही पदार्थ अथवा भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है। जो मार्क्सवाद को हम अगले अंग में पढ़ेंगे वो तो कहेंगे कि पदार्थ ही सृष्टि का मूल तत्व है, पदार्थ से ही सृष्टि का विकास हुआ है। किंतु आदर्शवाद क्या मान के चलता है कि चेतना से पदार्थ और इस भौतिक जगत अर्थात चेतना से पदार्थ उत्पन्न हुआ है, और ये भौतिक जगत भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी सब चेतना, मनुष्य की चेतना से पैदा हुआ है। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति संबंधी समानता। उग्र एवं उदार प्रत्ययवादियों ने राज्य की उत्पत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत या समझौतावादी सिद्धांत का खंडन किया है। दोनों विचारधाराएं मानती हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, किंतु सभी प्रत्ययवादियों का मत है कि राज्य नैतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। सभी आदर्शवादियों ने राज्य की प्रकृति, राज्य की यांत्रिक विचारधारा का विरोध किया है और राज्य के बारे में मत प्रकट किया कि राज्य अपनी प्रकृति से ही एक सावयव है, अर्थात राज्य खुद एक व्यक्ति के रूप में है और जो व्यक्ति हैं वो उसके अंग मात्र हैं। जिस प्रकार अंग राज्य के शरीर के आदेशों का पालन करते हैं या अंगों का अपना कोई हित नहीं होता, अंगों का हित भी शरीर के हित में नहीं था, उसी प्रकार व्यक्ति का अपना कोई हित नहीं होता और उसका हित भी राज्य के हित में नहीं था, उसे उसके हितों का पालन अर्थात उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। राज्य के उद्देश्य नैतिक हैं। तीसरा, सभी आदर्शवादियों के अनुसार राज्य का उद्देश्य नैतिक है। राज्य व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक संस्था है। राज्य के अभाव में व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य वह संस्था है जो व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को हटाती है और व्यक्ति को नैतिक जीवन या सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करने की आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करती है। चौथा है, राज्य सर्वोच्च संस्था है। सभी आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य सर्वोच्च संस्था है। यह अर्थात व्यक्ति तथा समाज राज्य के अधीन है, राज्य को समाज के अधीन नहीं माना जा सकता है। पांचवा, राज्य सामान्य इच्छा धारण करता है। सभी आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य एक ऐसा सावयव है जिसके पास सामान्य इच्छा होती है। उसके अनुसार राज्य की सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है।
सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित की ऐसी इच्छा है जो समाज के साथ ही व्यक्ति का भी नैतिक हित करती है। राज्य के कानून इसी सामान्य इच्छा पर आधारित होते हैं। अगला है स्वतंत्रता संबंधी धारणा में समानता। सभी आदर्शवादियों ने व्यक्तिवादियों की स्वतंत्रता संबंधी धारणा का विरोध किया है। व्यक्तिवादियों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया और वे स्वतंत्रता का अर्थ बंधनीय अवस्था मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। ऐसा आचरण स्वच्छंदता की श्रेणी में आता है। वे स्वतंत्रता के नैतिकतावादी सिद्धांत को मानते हैं और नैतिक नियमों के अनुसार आचरण को ही स्वतंत्रता कहते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता युक्त गुणों के आधार पर अपना आचरण करे, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने से व्यक्ति नैतिक बनता है और उसे स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। अब है उग्र एवं उदार आदर्शवाद में असमानताएं। पहला है साध्य और साधन का अंतर। उग्र आदर्शवादी हीगल ने राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना है। उसके अनुसार राज्य का अपना जीवन एवं व्यक्तित्व है और राज्य को अधिकार है कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के हितों का बलिदान कर दे, इसलिए ये उग्र आदर्शवाद है। किंतु ग्रीन का मत है कि राज्य का उद्देश्य केवल व्यक्ति का नैतिक विकास है, अतः साध्य स्वयं व्यक्ति है और राज्य को तो व्यक्ति के नैतिक विकास का एक उत्तम साधन माना जाता है। दूसरा है राज्य और नैतिकता का संबंध। उग्र आदर्शवादी हीगल का विचार है कि राज्य स्वयं नैतिकता का स्रोत है, अतः यह एक और अन्यों के द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों से ऊपर है। हीगल का निष्कर्ष है कि राज्य के सभी कार्य नैतिक होते हैं और उन्हें किसी भी स्थिति में अनैतिक नहीं कहा जा सकता है, जबकि ग्रीन का मत है कि नैतिकता सार्वभौमिक नियम है जो अटल एवं शाश्वत है और वे केवल व्यक्ति पर ही नहीं राज्य पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार ग्रीन का निष्कर्ष है कि राज्य न तो नैतिकता का स्रोत है और न यह नैतिकता से परे है, अपितु राज्य नैतिकता के अधीन है। तीसरा है कार्य क्षेत्र संबंधी अंतर। सभी आदर्शवादियों ने माना है कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति के नैतिक विकास में मदद देना है, किंतु इस विषय में उग्र एवं उदार आदर्शवादी हीगल का मत है कि राज्य व्यक्ति को शक्तिपूर्वक एवं बाध्यकारी ढंग से नैतिक बना सकता है, अतः राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है। किंतु ग्रीन का मत है कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है और व्यक्ति की नैतिक इच्छा स्वतंत्र होती है। शक्ति द्वारा व्यक्ति के बाह्य आचरण को तो प्रभावित किया जा सकता है, किंतु उसे नैतिक नहीं बनाया जा सकता है। चौथा है स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। उग्र आदर्शवादी के हीगल के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति को तभी मिल सकती है जब वह राज्य के आदेशों का पालन करे, अर्थात राज्य के आदेशों का पालन करने में व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। जबकि ग्रीन का मत है कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को नैतिक विकास के अवसर प्राप्त होना है। नैतिकता का आधार है व्यक्ति का अंतःकरण। इस अंतःकरण के अनुसार करने योग्य कर्म को करने का अवसर प्राप्त होना ही स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति का नैतिक उत्थान संभव होता है और व्यक्ति को स्वतंत्र माना जा सकता है। अगला राज्य की इच्छा संबंधी अंतर। हीगल राज्य को विश्वात्मा का अवतार मानता है और इस रूप में राज्य की इच्छा को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ तथा निरंकुश मानता है, किंतु ग्रीन का मत है कि राज्य का आधार
शक्ति नहीं, इच्छा है। अर्थात राज्य की इच्छा वास्तव में समाज की सामान्य इच्छा पर आधारित है और उससे नियंत्रित होती है। अगला है राज्य के प्रतिरोध के अधिकार के बारे में अंतर। हीगल अर्थात उग्र आदर्शवादी हीगल किसी भी रूप में राज्य के प्रतिरोध का अधिकार नहीं देता है, जबकि ग्रीन का मत है कि राज्य व्यक्ति को सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करने की आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है और यदि आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार है। अगला है युद्ध के संबंध में अंतर। हीगल ने युद्ध को उचित, नैतिक एवं आवश्यक माना है। वह राज्यों के मध्य के विवादों को युद्ध द्वारा हल करना उचित मानता है। युद्ध द्वारा ईश्वरीय न्याय की स्थापना होती है। हीगल के अनुसार युद्ध में वही राज्य विजय होता है जिसके पक्ष में विश्वात्मा होती है, अर्थात जिसके पक्ष में न्याय होता है। हीगल ने युद्ध की आवश्यकता और महत्व को प्रकट करते हुए कहा है, यदि समाज अधिक समय तक शांत एवं तथा संघर्ष रहित रहेगा तो उसमें भ्रष्टाचार रूपी सड़न पैदा हो जाएगी। सफल युद्धों ने गृह संघर्षों को हल किया है और राज्य की आंतरिक सत्ता को सुदृढ़ किया है। इसके विपरीत ग्रीन ने युद्ध को सदैव ही अनैतिक कार्य माना है तथा कुछ विशेष स्थितियों में युद्ध को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकारा है। जहां हीगल ने युद्ध के गौरव को प्रतिपादित किया है, वहां ग्रीन ने युद्ध की निंदा की है और शांति के महत्व को प्रकट किया है। अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में अंतर। हीगल मूलतः उग्र राष्ट्रवादी है और इसलिए उसकी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, संगठन तथा कानून में कोई आस्था नहीं है, किंतु ग्रीन उदार राष्ट्रवादी है और वह अंतर्राष्ट्रवाद को अधिक महत्व देता है। ग्रीन का मत है कि राज्यों से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक नैतिक आधार है जो संपूर्ण मानव समाज के कल्याण पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय समाज की यह नैतिक चेतना ही अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, कानून व संगठन का निर्माण करती है। अगला है सर्वसत्तावादी एवं लोकतंत्र संबंधी अंतर। हीगल सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थक है, यद्यपि उसने संवैधानिक राजतंत्र को आदर्श शासन व्यवस्था बताया है, किंतु वास्तव में वह निरंकुश तंत्र का समर्थक है और किसी भी स्थिति में सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्वीकार नहीं करता। इसलिए वह लोकतंत्र व उदारवाद का विरोधी है, किंतु ग्रीन का दर्शन मूलतः उदारवादी एवं लोकतांत्रिक दर्शन है। इसलिए ग्रीन व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानता है, राज्य का आधार समाज की नैतिक चेतना को मानता है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में नैतिक आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार भी देता है। इस प्रकार ये उग्र आदर्शवाद और उदार आदर्शवाद में समानताओं के साथ ये असमानताएं थी। धन्यवाद।